तो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम है दिलशाद एंड आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एएलपी टेक्नीशियन 2024 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट 34। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन के पहले गति के नियम का दूसरा नाम क्या है? न्यूटन ने तीन गति के नियम दिए थे, जिसमें से पूछ रहा है कि पहला जो गति का नियम है, जिसको कि क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन बोलते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? और लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ मूवमेंट यानी गति का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम यानी संवेग का नियम, या लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का नियम। तो देखो, न्यूटन ने तीन लॉ दिए थे। तीन में से जो पहला लॉ था उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम बोलते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो मूव कर रहा हो, चल रहा हो या रेस्ट पर हो, वो अपना पोजीशन बदलना नहीं चाहता है। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपका यह आंसर तो सही हो गया होगा। एक का होगा आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द थ्री लॉज ऑफ मोशन वर प्रपोज्ड बाय? गति के तीन नियम किसने प्रस्तावित किए थे? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, एडिसन ने या एरिस्टोटल ने? तो अभी हम लोग जस्ट पहले देखें कि गति के तीन नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गति के तीन नियम किसने प्रस्तावित किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन जी ने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मोमेंटम यानी संवेग क्या होगा ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास ऑफ 14 केजी एंड वेलोसिटी ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड? 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकेंड वेग वाली वस्तु का संवेग क्या होगा? ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? पहले हम लोग के पास दिया हुआ है मास है 14 केजी, मतलब द्रव्यमान जो है वो 14 किलो है। और वेलोसिटी है आपका यानी वेग है 28 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है? पूछा है आपसे संवेग। संवेग बराबर क्या होता है? मोमेंटम बराबर एम वी होता है, यानी मास इंटू वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो चलिए निकालते हैं। 14 मल्टीप्लाइड बाय 28 करेंगे, या फिर इसको मैं और अच्छे से कर दूं, ऐसे पूरा पूरा डिटेल लिख देता हूँ। 14 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 28 मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? 14 बलौतर से होता है यानी 11 कैरी, फिर 14 दूनी 28, 28 और 11 39, 392 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करके रखा है तो। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि हम लोग इसी तरह, अच्छा बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर इसी तरह रेलवे के लिए प्रैक्टिस सेट करते रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड इज रिलेटेड टू ऑडोमीटर इन द सेम वे एज प्रेशर इज रिलेटेड टू? स्पीड का ऑडोमीटर से वही संबंध है जो प्रेशर का डैश से है। तो देखो, स्पीड नापता है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या काम करता है? ऑडोमीटर जो है स्पीड को ट्रैक करता है, स्पीड को नापता है। उसी तरह से प्रेशर को कौन नापेगा? हाइग्रोमीटर नहीं, ये तो क्या नापता है? ह्यूमिडिटी को नापता है। क्या? ह्यूमिडिटी। मतलब मैं हिंदी में बता देता हूँ, हमारे यहाँ तो पूरा पूरा जोर का बारिश हो रहा है, इसके कारण लाइट कट जा रहा है। आर्द्रता, नहीं तो ये क्लास लेट नहीं होता। अब लाइट ही नहीं था तो क्लास रिकॉर्ड कैसे होगा? ठीक है, अब पता नहीं, वाईफाई भी बंद है, क्लास अपलोड कैसे होगा? तो हाइग्रोमीटर जो है ये ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता को नापता है। आर्द्रता मतलब मौसम में नमी। जैसे अभी बादल हो, सॉरी बारिश हो रहा है ना, बारिश के कारण क्या है? मौसम में नमी है, तो यही नापने का काम करता है हाइग्रोमीटर। थर्मामीटर तो आपको पता होगा, टेम्परेचर नापता है। ठीक है, एन मीटर क्या करता है?
एमीटर नापता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ वायर या फिर कंडक्टर, मतलब ये ओवरऑल बता दूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी को नापता है, इलेक्ट्रिसिटी। और बैरोमीटर क्या नापता है, प्रेशर को नापता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एक्रोनायम सोनार स्टैंड फॉर, एक्रोनायम क्या होता है? देखो मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये कैपिटल कैपिटल में सब कुछ लिखते हैं ना, ये एक्रोनायम है। जैसे मैंने एएलपी लिखा है, ये एक्रोनायम है। मतलब कि जैसे कि आपका पीएम हो गया, ये एक्रोनायम है, इसको एक्रोनायम बोलते हैं। पूछ रहा है कि सोनार का फुल फॉर्म, बेसिकली यही पूछा है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है, सोनार का पूरा नाम क्या है। चलिए, सोनार का पूरा नाम क्या होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यही से इसका आंसर हो जाएगा। सोनार का पूरा नाम क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अच्छा, इसको सोनार को जो है ना, सबसे पहले बनाया था आपका किसने, यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले सोनार बनाया था आपका लेविस निक्सॉन ने। सबसे पहले सोनार जो बनाया था, लेविस निक्सॉन ने बनाया था आपका 1906 में। इसको ध्यान रखिएगा, सोनार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता, डेसिबल, पास्कल, क्यूरी या जूल। तो आइए सबसे पहले जूल को देखते हैं। जूल तो नापता है एनर्जी को, है ना, एनर्जी को जूल नापता है। क्यूरी क्या नापता है, ये क्यूरी जो है ना, ये आपका नन, मैंने एक बार वैसे बताया था इसको, नन एस आई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है। रेडियो एक्टिविटी का नन एसआई यूनिट होता है क्यूरी। पास्कल अभी अभी देखा हम लोगों ने, प्रेशर का है, यानी दाब का है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड नापने का काम करता है डेसिबल, ये आपका साउंड के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 6 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? डायमंड, आपका फुलरेन और ग्रेफाइट। ये देखो, ये तीनों तो प्योर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्योर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, प्योर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये तीनों है। तो आपको आंसर तो पता चल गया होगा कि एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कौन सा नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। एलोट्रॉप होता क्या है, एलोट्रॉप जो होता है ना, मैं आपको एक बार इसका डेफिनेशन बताता हूँ। कोई भी केमिकल एलिमेंट है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है सेम फिजिकल स्टेट में, मतलब एक, कैसे बताऊं, एक या एक से ज्यादा फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, एक या एक से ज्यादा फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट, दैट can exist in the same physical state, in the same physical state, physical state, इसी को एलोट्रॉप बोलते हैं। मतलब कोई भी एक एलिमेंट हो या इससे ज्यादा, कोई भी एक एलिमेंट हो, ठीक है, उसका एक या एक से ज्यादा फॉर्म, एक या एक से ज्यादा फॉर्म एग्जिस्ट करता है सेम फिजिकल स्टेट में, उसको एलोट्रॉप बोलते हैं। तो कार्बन का तीन सबसे प्योर, मतलब तीन ही, कार्बन का तीन ही प्योर एलोट्रोप होता है, वो है डायमंड, फुलरीन और ग्रेफाइट। ये तीनों तीनों, ये तीनों के तीनों जो है कार्बन के एलोट्रोप हैं। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फिशनेबल फ्यूल इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? प्लूटोनियम, और ये तो यूरेनियम, ऐसे ही है, कैसे लिखा है ये, यूरेनियम 229 होगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 208 होगा, ऐसा कुछ होगा ये ऑप्शन। और ये वाला होगा आपका एक्स कैन, इसका मैं आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन में थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। इसका पूछ रहा है कि फिशनेबल फ्यूल कौन सा, मतलब नाभिकीय विखंडन जो होता है, रिएक्टर में विखंडन में जो होता है, ईंधन के लिए यूज करते हैं हम लोग यूरेनियम का 235।
इसको ध्यान रखना है। जी सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ 98 होता है, क्या लिखो यहाँ 98। ये यूरेनियम का 235 वाला जो होता है ना, ये यूज होता है। बाकी इसमें ऑप्शन पता नहीं क्या है। अगला देखते हैं, द पीएच ऑफ लेमन जूस इज अराउंड। नींबू के रस का पीएच लगभग कितना होता है? 7। 7 तो नींबू का रस हम लोग को पता है एसिडिक होता है, और ये अगर पीएच स्केल बनाया जाए तो ये यहाँ पे 7 है, या ये यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे 14 है, ये इधर होगा एसिडिक यानी अम्लीय, इधर होगा बेसिक। तो हम लोग जानते हैं कि नींबू का रस तो खट्टा लगता है यानी वो एसिडिक होगा, तो 7 तो हो नहीं सकता। 12 तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये भी तुम्हारा बेसिक आ जाएगा। 9 तो होगा नहीं क्योंकि ये भी बेसिक में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नींबू का रस का पीएच कितना होता है? 2। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगला देखते हैं, द पीएच रेंज ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर का पीएच कितना होता है? मानव शरीर का पीएच 2.35 से 4.45, 8.35 से 9.45, 5.35 से 6.45 या 7.35 से 7.45। तो हम लोग का बॉडी न्यूट्रलाइज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 7.35 से 7.45, जो है ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का पीएच वैल्यू होता है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द स्केल फॉर मेजरिंग अ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। घोल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने का पैमाना क्या है? पीएच स्केल, ओएच स्केल, हाइड्रोजन स्केल या डीबी स्केल। इसको पीएच स्केल इसी को बोलते हैं। ठीक है, अगला है, विच टाइप ऑफ कोल हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अ कार्बन। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? पीट, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट या बिटुमिनस। ये 4 मेन टाइप ऑफ कोल होता है, इसमें से सबसे ज्यादा कार्बन का परसेंटेज जो होता है वो एंथ्रासाइट में होता है। मतलब सबसे बढ़िया कोयला कौन सा हुआ? एंथ्रासाइट हुआ। अगला देखते हैं, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव द सफिक्स एल। अल्डिहाइड, अल्कोहल, अल्केलिन्स, अल्काइंस। देखो अल्काइन में क्या होगा? वाई एन ई लगा रहता है। अल्किन्स में लास्ट में ई एन ई लगा रहता है। अल्कोहल में लास्ट में ओ एल लगा रहेगा, और अल्डिहाइड में लास्ट में ए एल लगा रहेगा। क्वेश्चन में पूछा है कि ए एल सफिक्स किस में यूज होता है, तो अल्डिहाइड में होता है। ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है सी एच ओ, इसका ओ एच होता है, इसका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता इन दोनों का, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर क्रॉप प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन सा फसल पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है? कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन इसका आंसर हो जाएगा। आयरन जो है क्रॉप मतलब फसल के लिए, फसल पौधों के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरह काम करता है। अगला और लास्ट, विच एलिमेंट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक बनाओ क्या, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। ठीक है, बाकी कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? जिंक, आयोडीन, आयरन या मैग्नीज। तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए, सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन के लिए आयरन का जरूरत होता है। किसका? आयरन का जरूरत होता है। चलिए यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट होता है 15 क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा।